हाँ तो छात्रों कैसे हैं आप लोग? चलिए आज मैं फिर आप लोगों को अगले क्लास के लिए उपस्थित आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हमने इससे पहले कौन सी क्लास की थी? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि एक की क्लास में तो समाप्त होने वाली है, ये एक लंबी सभ्यताएं हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी कोई स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिलता है कि आखिर यह सभ्यता कहां से आई हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया से आई हुई है, क्योंकि जो चीजें जैसी बर्तन जैसे कुछ सामान ऐसी यहाँ से प्राप्त हुई है जो चीज मेसोपोटामिया में भी मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मिस्र की सभ्यता है। अब मिस्र में क्योंकि कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो वहां भी मिली है और यहाँ भी मिली है, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दोनों जगह समान है। तो सबका कुछ ना कुछ अपना अपना मत है। कुछ लोग कहते हैं वहां की सभ्यता है, कुछ कहते हैं वहां की है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि यह ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता है। यह ईरान बलूचिस्तान से आई हुई सभ्यता है, अतः यहाँ की अपनी सभ्यता ये है ही नहीं। इतना ही नहीं, मैं ये कहता हूं कि अगर चलिए आज के डेट में भारत की बहुत सारी चीजें देश के अलग अलग हिस्सों में जाती है और बहुत सारे देशों की चीजें भारत में आती है, तो क्या अगर कभी यहाँ की सभ्यताएं समाप्त हो जाती है, अचानक ही जमींदोज हो जाएगी और हजारों सालों के बाद जब खुदाई होगी और वो चीजें यहां से मिलेगी और वही चीजें आपको अमेरिका से मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया से मिलेगी, तो क्या हम ये मानेंगे कि यहाँ की जो सभ्यताएं हैं वह ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है, क्योंकि यहां से मिली हुई चीजें और ऑस्ट्रेलिया से मिली हुई चीजें समान है? या फिर वहां के लोग इतिहासकार यह मानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो सभ्यताएं हैं या अमेरिका में जो सभ्यताएं हैं वह भारत की सभ्यता से मिलती है, अतः यह भारत से आई हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चीजें यहां से मिली है और वही चीजें किसी अन्य जगहों से मिली है, तो व्यापार भी तो हो सकती है, क्योंकि आज व्यापार के माध्यम से हर सामान हर जगह हर क्षेत्र में मौजूद है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो सामान जहां पे निकल जाए वहां की वो सभ्यता जैसे क्या कहते हैं उस देश की सभ्यता बन जाएगी। हमारे कुछ और इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया है कि भारत ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यह सोथी सभ्यता का विकसित रूप है। अब ये सोथी सभ्यता कहाँ है? तो सोथी सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा 1953 ईस्वी में राजस्थान में की गई थी और जिस समय इसकी खोज हुई थी तो आरंभ में वह एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में उभर कर आई है, लेकिन आगे चलकर लोगों का यही मानना है कि ये ग्रामीण सभ्यता ही आने वाले समय में या भविष्य में या बहुत समय के बाद नगरीय सभ्यता हो गई और सिंधु घाटी सभ्यता कहलाने लगी। तो सबका अपना अपना मत है, अपने अपने विचार है। ऐसा कोई उस जमाने का कोई व्यक्ति हमारे पास मौजूद नहीं है, ना ही उस जमाने की कोई ऐसी पुस्तकें हमारे सामने मौजूद हैं जिसको पढ़कर, पुस्तकें तो हैं, लिपियां तो हैं, सबूत तो है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। अतः सबने अपना अपना अनुमान लगाया है, सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। कुछ लोग मिस्र को बताते हैं तो कुछ लोग ईरान को बताते हैं, कुछ लोग बलूचिस्तान को बताते हैं, कुछ लोग मेसोपोटामिया को बताते हैं। ठीक है, अब ये बता दें कि ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता भारत में निकली। अगर ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है तो वहां से थोड़े से क्षेत्र, थोड़े से समान ही क्यों हो गई? तो यहां से ज्यादा चीजें वहां पे निकलनी चाहिए, यहां से ज्यादा दूर तक फैलनी चाहिए। तो हम इस बात को कैसे मान लें कि भारत की जो सिंधु सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता है? एक छोटा सा नगर, एक छोटा सा कोई दो चार वो चीजें जैसे खुदाई से मिल गई तो क्या उतना ही चीज जो है सफिशिएंट है? वहां पे उतना ही लोग रहते थे, जबकि जैसे उससे कई गुना ज्यादा अपने भारत में लोग रहते थे और भारत में सबसे ज्यादा न केवल साक्ष्य मिले हैं बल्कि स्थलें भी मिली है। कुछ लोग अफगानिस्तान को बताते हैं, अफगानिस्तान को हम कैसे मानेंगे? मिस्र को बताते हैं, वहां से भी हमें उतने पर्याप्त साधन नहीं मिले हैं, उतने पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं जिससे हम यह कह सके कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता है, या हम यह कह सके कि यह ईरान की सभ्यता है।
ठीक है, तो आप इसके बारे में हर विद्वानों, हर इतिहासकारों का अपना अपना मत है। हकीकत क्या है नहीं है वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है, अपना अपना तर्क दिया है, जिसे आज हम लोगों को भी जानना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और मानना पड़ता है। चलिए, तो इसी क्रम में हम सबसे अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां है, कहां कहां नहीं है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये हड़प्पा सभ्यता जो है, यह 3 देशों तक फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में सबसे ज्यादा जगह मिली है, इसकी प्रमाण मिले हैं, बहुत सारे जगह लगभग लगभग 1000 से 1500 या हो सकता है 1500 प्लस जगह ऐसे हैं जहां पे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। बहुत सारे जगहों पर खुदाई हो रही है, लेकिन आज के डेट में हर जगह पर खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वैसे क्षेत्रों में भी है जहां पे आज आलीशान मकाने बना हुआ है, भवन बना हुआ है, नगर बना हुआ है। कोई भला अपना मकान कैसे तोड़ने दे सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे लगभग लगभग 1000 से 1500 के आसपास में स्थलें मिली है जिसकी खुदाई हुई है, कुछ की खुदाई चल रही है। पाकिस्तान से करीब करीब 500 के आसपास जगह मिली है जिसकी खुदाई हो चुकी है, खुदाई हो रही है इसकी तो पता नहीं। और अफगानिस्तान से केवल 2 ही जगह मिली है ऐसे जहां से हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष या प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में हम भारत की बात करते हैं। भारत में 7 ऐसे राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जम्मू और कश्मीर, उसके बाद आ जाती है पंजाब। आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र ऐसे जगह हैं जहां पे सबसे ज्यादा स्थलें सिंधु सभ्यता के स्थलें मिली हैं। पाकिस्तान में 3 ही स्थल ऐसे मिले हैं जहां पे सिंधु सभ्यता के साक्ष्य हैं। पहला है बलूचिस्तान, दूसरा है सिंध और तीसरा है पंजाब। ये केवल यही 3 ऐसे जगह हैं जहां पे सिंधु सभ्यता के स्थलें मिली है, जहां की खुदाई हुई है, और जिसके आधार पे हमारे सामने जो जानकारी आई है उसके आधार पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं जगहों से, और ये 7 जो राज्य हैं, इन जगहों से 7 ऐसे ऐसे क्षेत्र मिले हैं, खासकर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वह सबसे ज्यादा हम लोगों को इतिहास के रूप में जानना पड़ता है। और वो कौन कौन से हैं? ये 7 नगर हमारे पास हैं। वो है, पहला है हड़प्पा। और हड़प्पा कहाँ है? आपको मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था। कहाँ है हड़प्पा? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में, और इसकी खुदाई किसके द्वारा, किसके कहने पर किया गया था? तो चार्ल्स मैसन ने किसको नियुक्त किया था हड़प्पा के लिए? दयाराम साहनी को नियुक्त किया था। उसके बाद दूसरी स्थल यह भी पाकिस्तान में पड़ती है, मोहनजोदड़ो। और यह मोहनजोदड़ो को ठीक 1 साल बाद 1922 में चार्ल्स मैसन ने राघव दास बनर्जी को नियुक्त किया था उत्खनन के लिए। फिर तीसरी जगह जो है, जो महत्वपूर्ण है, यह लोथल है। यह समुद्र के किनारे होने की वजह से यह सामुद्रिक परिदृश्य से बंदरगाह के रूप में भी इसे देखा जाता है। चौथा है धौलावीरा। उसके बाद है कालीगंगा, जो आपको राजस्थान में मिलेगी, चन्हूदरो और बनावली। ये 7 नगरीय स्थल है। इसके अलावा भी मैंने कहा था कि आपको 1000 से 1500 के बीच में स्थल ऐसे हैं जो अपने इंडिया में हैं, लेकिन उतने स्थलों के बारे में हम जानकारी फिलहाल नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोगों की एक सिलेबस होती है, उस सिलेबस में खासकर इन्हीं 7-8 जगहों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन रहती है। ठीक है, तो आपने देख लिया 7 नगरीय स्थल कौन कौन है। हम इन्हीं 7 के बारे में चर्चा करेंगे, इन्हीं क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, और इन क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा और भी आगे देखते हैं कि ये 7 जो नगर थे, इसकी विशेषताएं क्या थी। तो इसकी विशेषताएं लगभग लगभग समान ही हुआ करती थी, कुछ ही है जो थोड़ा सा अंतर मिल सकता है। अब जैसे कि सबसे पहले जो ये 7 नगर थे, ये जो भी नगर थे ना, इसको 2 भागों में बांटा गया था। अब ये 2 भाग कैसे बांटा गया था? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूं, चलिए एक भाग आप ये ले लें, एक ये भाग था और एक हमारा ये भाग था। इसको हम पश्चिमी भाग कहते हैं, देख सकते हैं।
पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग दुर्ग किला तथा पूर्वी भाग जो था वह नगर था। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये एक आपका डायरेक्शन है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो यहाँ पे अगर उसी डायरेक्शन को हम अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर आप ले लीजिए, इधर वाला क्या हो जाएगा पश्चिम, और इधर वाला क्या हो गया पूरब, और ये चला जाएगा ऊपर में उत्तर, और ये चला आएगा दक्षिण। अब आप यहां से देखते हैं इसके बाद क्या कहता है, पश्चिमी भाग को जो दुर्ग किला कहते थे तथा पूर्वी भाग को नगर कहते थे, यानी तो ये जो था ये पश्चिम है तो ये क्या हो जाता था दुर्ग, इसको हम दुर्ग बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नगर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसके बाद आपको क्या है अगली, पश्चिम भाग में पुरोहित शासक वर्ग रहता था, जो बड़े बड़े लोग होते थे अर्थात पुरोहित वगैरह वो यहाँ पे रहते थे। ठीक है, और यहाँ पे कौन रहता था, तो पूर्वी भाग में व्यापारी प्रशासनिक व जनता रहती थी। तो यहाँ पे कौन रहते थे, व्यापारी वर्ग रहता था, व्यापारी वर्ग रहता था, प्रशासनिक वर्ग रहता था, सेना वगैरह जो भी है ना, प्रशासनिक वर्ग रहता था, और जनता भी यही रहती थी। तो ये दो तो आपको समझ में आ रही है। इसके बाद क्या है, छोटे दुर्ग, दुर्ग जो होता था यानी यही ना दुर्ग है, तो यह छोटे आकार का होता। आप देख सकते हैं कि ये आकार में छोटा था, जबकि नगर बड़े आकार का होता था। बल्कि आप नगर को आप देख लीजिए, इससे बड़ा है तो ये बड़े आकार का होता था। इसके बाद क्या कह रहा है आपका, दुर्ग चार दीवारी होती थी। ये जो दुर्ग है इसकी दो दो चार दीवारी होती थी। ये देखिए ये तो दुर्ग हो गया, एक यहां से ये चार दीवारी हो गई। अब इसके अंदर ये दुर्ग पूरी तरह सुरक्षित होती थी, जबकि नगर की सुरक्षा दीवार नहीं होती थी, इसमें एक ही दीवार होते थे, यही है बस केवल। ठीक है, एक यही है, सुरक्षा दीवार नहीं है। जो इसका ये सुरक्षा दीवार जो है ना ऊपर से, ये सुरक्षा दुर्ग की ये एक्स्ट्रा सुरक्षा दीवार है। और क्या कहता है यहाँ पे, दुर्ग का बाहरी भाग पक्की ईंटों से बना होता था तथा आंतरिक भाग कच्ची ईंटों से। तो ये जो सुरक्षा दीवार है यह किस चीज से बना होता था, पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से बना होता था, जबकि इसमें तो कोई है ही नहीं। और ये जो आंतरिक भाग है यह क्या है, किस ईंट से, तो कच्ची ईंटों से बनी होती थी, कच्ची ईंटों से बनी होती थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है आपका, कच्ची ईंटों से निर्मित था। दुर्ग जो होता था अधिकांश ऊंचाई पर होती थी, जबकि यह नीचे होती थी। तो यह वाला जो क्षेत्र होता था यह ऊपर होता था, और यह वाला जो क्षेत्र होता था यह नीचे होता था। ठीक है, और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि अगर बाढ़ या ऐसा कुछ आए तो ये जो पुरोहित वर्ग है या जिसको जो विशेष अधिकार प्राप्त है, जो यहाँ रहते हैं, ये सलामत रह सके। और अगर ये सलामत रहेंगे तो फिर नगर जनता वगैरह का फिर से ये जैसे निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए इनको विशेष दर्जा मिला हुआ था, इनको उतना इसके मुकाबले नहीं मिली हुई। जैसे कि आप आज के सरकार को देख लीजिए, सरकार हमेशा सुरक्षा के घेरे में, कई तरह की सुरक्षा, कई तरह के लेयर होती है, लेकिन जनता का कौन से लेयर है। जनता खुद अपनी सुरक्षा करती है। जितना जनता खुद अपनी सुरक्षा के लिए एक दीवार हो, लोहे का ग्रिल हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो अपना खुद करती है। लेकिन एक सरकार के लिए देखिए, क्योंकि लोगों को पता है सरकार होगी तो जनता ने, लेकिन पहले वाले के जमाने में और आज के जमाने में आकाश पाताल का अंतर है। जनता है तभी सरकार है, जनता नहीं तो सरकार किस काम की। ठीक है, तो यहाँ आपको मोटा मोटी समझ में आ गई। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ये दो ऐसे जगह हैं, यहाँ पे तो चर्चा नहीं किया गया है, एक सुरकोटदा भी है। ठीक है, तो एक लोथल आ जाएगी और एक सुरकोटदा, दो ऐसे नगर हैं जिसमें केवल एक ही रक्षा दीवार होने का प्रमाण मिला है। ठीक है, अब जैसे कि ये दुर्ग हो गई, यह नगर हो गया, और ये दुर्ग और नगर
कि जो था ना इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो दो घेरा है, यहाँ एक घेरा है, और ये दोनों जो था एक ही घेरा में रहता था, जिसमें केवल एक ही रक्षा दीवार होने के प्रमाण मिला है। यानी दोनों में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे किसी को कोई विशेष ये नहीं मिला हुआ था। ये दोनों जो है ना, चाहे वो दुर्ग का हो या नगर हो, दोनों के लिए एक समान घेरा था। इसके बाद हम देखते हैं चंगुदरों से मिले दोनों टीलों में कोई रक्षा दीवार नहीं थी, लेकिन एक और है चन्हुदरो। आप देख सकते हैं वहां पे चन्हुदरो है, तो चन्हुदरो की जो खुदाई हुई तो वहां पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं, वहां पे रक्षा घेरा था ही नहीं, रक्षी दीवार था ही नहीं, रक्षा क्या कहते हैं चार दीवारें थी ही नहीं, दो अलग अलग इसी तरह थे। पश्चिम पूर्व यानी एक दुर्ग होता था, एक दुर्ग होता था और एक नगर होते थे, इसमें कोई रक्षा दीवार नहीं होती थी। और यहाँ पे एक उसके बाद एक अगला विशेषता हम क्या देखते हैं, धौलावीरा में मिला है 3 टीला मिला है, सभी जगह दो दो टीले मिले हैं, चाहे आप किसी भी, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जगह है जहां पे 3 टीले मिले हैं। अब जैसे कि एक टीला हो गई आपकी, इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी टीला, पश्चिम टीला या दुर्ग कह सकते हैं। और इसके बाद एक और मिला है, ठीक है, ये हो जाएगा पूर्वी, और इसके बीच में एक टीला और मिला है, और इसको ये बीच में, दोनों के बीच में होने के कारण इसको मध्यमा कहा गया है, मध्यमा कहा गया। धौलावीरा में 3 टीले मिले हैं जो पूर्वी और पश्चिमी टीले के बीच था, जिसे मध्यमा कहा जाता था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये दुर्ग हो जाएगा, यहाँ पे जनता आ जाएंगे। अब इसमें भी कोई ना कोई रहता ही होगा, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है हमें, क्या कि वहां पे कौन रहते थे, या दोनों मिलकर रहते थे, या फिर केवल व्यापारी और प्रशासनिक वर्ग रहते थे, तो इसके बारे में अभी कोई प्रमाण हमारे पास नहीं आती है। जैसे ही प्रमाण आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। आप तब तक इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं खुदाई से जो जो 7 जगह मिले थी, उसी में से पहले जगह का हम लोग प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से क्या मिला था। तो पहला जगह क्या था आपका, हड़प्पा, हड़प्पा। अब ये हड़प्पा के बारे में क्या जानते हैं, तो सबसे पहले इसकी खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और इन्होंने इसकी खुदाई कब की थी,
इसकी खुदाई कब की गई थी? तो पहली बार 1921 में की गई थी। किसके कहने पर मैंने बताया था? 1921 में की गई थी। और बाद में अन्य लोगों ने भी इसकी खुदाई की थी। अन्य लोगों ने भी इसकी खुदाई की थी। और किसने की थी? तो माधव स्वरूप वत्स ने किया था और व्हीलर ने किया था। माधव स्वरूप वत्स ने कब किया था? पहला था ये कब किया था? 1927 में किया था। और ये तो आपको समझ में आ गई। और यह इसकी जो खुदाई की गई तो यह हड़प्पा कहाँ पे था? तो यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित था। पूछेगा देश कौन सा है अभी? तो ये आ जाएगा पाकिस्तान। और राज्य पंजाब। और जिला कहाँ था? मोंटगोमरी। और कहाँ पे? और नदी कौन सा था? तो रावी नदी के किनारे। क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी सभ्यताएं थी लोग पहले कहाँ रहते थे? किसी न किसी नदी के किनारे रहते थे। तो यह था रावी नदी के किनारे। ठीक है। और ये जो है मोंटगोमरी जिला जो है इसका नाम बदल दिया गया है आज के डेट में। ये मोंटगोमरी जो है यह आपका साहिवाल हो गया है। साहिवाल हो गई। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें। अब यहाँ से खुदाई में क्या क्या मिली, क्या क्या है थी, इसके बारे में हम आपको अगले क्लास में और भी विस्तार से बताएंगे। इसीलिए आप लोग कृपया हर एक क्लास को ज्वाइन करें और जहां तक हो सके और भी लोगों को इसके लिए आमंत्रित करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।